Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Today we will start our fifth chapter, that is the accounting standard and IFRS. Accounting standard and IFRS, International Financial Reporting Standards. So, let's start. So बच्चों, हम अभी तक हमने किया अकाउंटिंग में हम बुक्स बनाते हैं, बुक्स में हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वेरियस बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. हम ये सब कुछ किसकी हेल्प से कर पाते हैं? अकाउंटिंग की वजह से. इफ़ वी नो हाउ टू डू अकाउंटिंग, ओनली देन वी आर एबल टू मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. हमें अपने बिजनेस को, हमें अपनी फर्म को, हमें अपनी इंडस्ट्री को एक फाइनेंशियल फॉर्म में मेंटेन करना है, इसलिए हमने अकाउंटिंग सीखी है और उसी के बेसिस के ऊपर हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाते हैं. तो हमारे पास अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग के बेसिस से हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है अपने यूज़र्स तक पहुंचाते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज़ जो होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं. ये इंफॉर्मेशन यूज़र्स तक कैसे पहुंचती है? इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन वी मेक बैलेंस शीट बनाते हैं. तो हम अपने यूज़र्स को हमारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा था कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर वैल्यू को डिपिक्ट करे. ट्रू एंड फेयर वैल्यू को डिपिक्ट करे. ट्रू एंड फेयर वैल्यू मीन्स बिल्कुल सही, बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. किसके बारे में? अबाउट द रिजल्ट्स, जो कि या तो प्रॉफिट है या लॉस है, हमारे बिजनेस का क्या रिजल्ट है, क्या पोजीशन है, एंड अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी मार्केटेबिलिटी क्या है, मार्केट में हमारी क्या पोजीशन है. तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमेशा ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए. तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक रह गया कि कंपनीज एक्ट ने ये तो बोल दिया कि ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि ट्रू एंड फेयर कहते किसको हैं. ट्रू एंड फेयर कहते किसको हैं? व्हाट इज़ ट्रू एंड फेयर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग? तो हमारे लिए तो हर चीज़ ही ट्रू फेयर है. तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या ट्रू एंड फेयर है? तो फिर क्या हुआ? Over a period of time, a number of generally accepted accounting principles in the form of accounting principles in the form of concepts and conventions have been developed. तो तब फिर क्या हुआ? कई तरह के कंसेप्ट्स और कन्वेंशन इंट्रोड्यूस किए गए, जो हमने अभी चैप्टर रिसेंटली कवर किया है. इसके बेसिस पे हमने कहा कि हम इन्हें जब यूज़ करेंगे, इन गैप्स को, इन्हें हम क्या कहते थे? गैप्स. तो जब हम इन गैप्स को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंपेरेबल और यूनिफॉर्म बन जाएगी. राइट? तो हमने यही पढ़ा था चैप्टर में कि जब हम जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन को यूज़ करेंगे, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे बिजनेस एंटिटी की, वो कंपेरेबल और यूनिफॉर्म बन जाएंगी. बट स्टिल क्या हुआ? बट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी विद द यूज़ ऑफ गैप, जब हमने गैप यूज़ किया तो हमारे पास एक ही आइटम की, सेम आइटम की ऑल्टरनेट ट्रांजैक्शन प्रेजेंट हो गए. ठीक है जी? तो हमें एक ही आइटम का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिल गए. तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि एवरीबडी विल बी यूजिंग डिफरेंट सॉल्यूशन.
तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाएंगी। कभी कोई कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, कभी कोई कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, कोई क्या अप्लाई कर रहा है, कोई क्या अप्लाई कर रहा है। तो जो ये गैप्स थे उसके कारण हमारी ट्रांजैक्शंस जो थी वो डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज़ करने लग गई, जिसके कारण जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी थी वो इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्पेरेबल बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो तब फिर हमारे पास क्या हुआ, जब हमने इन्हीं गैप्स को यूज़ किया तो हमारे पास एक ही आइटम के ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमें मिलने शुरू हो गए। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो इनकंसिस्टेंट एंड अनकम्पेरेबल बन गई। तो फिर क्या हो गया, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर डिस्टर्ब हो गई। तो अब इस टाइम पे एक बहुत ही अर्जेंट नीड थी, बहुत ही अर्जेंट नीड थी कि हमें ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स पता लगे जो हर कोई सेम स्टैंडर्ड अपना के हमारी सेम सिचुएशन एवरी टाइम प्रेजेंट हो सके और हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर क्या हुआ, फिर कई तरह की हमारे पास कमिटीज़ आई, बहुत कुछ आया। फिर आखिर में एट लास्ट एक कमेटी बनी जो कि थी IASC। एक कमेटी बनी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये 1973 में ये कमेटी बनी। इस कमेटी का काम था कि ये डेवलप करता था हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स हम कहते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो वैसे ही वो भी अकाउंट का स्टैंडर्ड है। तो इस कमेटी ने बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमारे इंडिया के ICAI जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन ब्रांच है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट है, उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। वो दोनों इसके मेंबर्स बने। जब ये मेंबर्स बने तो इन्होंने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने शुरू कर दिए कि हमें कैसे करना चाहिए, अकाउंट्स को कैसे करना चाहिए। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स जो सभी लोग, सभी कंट्रीज़ के वेरियस इंस्टीट्यूट्स मिलके जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करते रहे टाइम टू टाइम, फिर उस टाइम के बाद हमारे ऑल अराउंड वर्ल्ड वही स्टैंडर्ड्स यूज़ होने शुरू हो गए। और इन स्टैंडर्ड की मदद से हमारे अब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी वो कंपेरेबल एंड यूनिफॉर्म बननी स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास अब यहाँ पे टर्म आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन स्टेटमेंट होती है। ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है एंड इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। इसी स्टेटमेंट में वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं कई यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और प्रैक्टिसेस को बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे ड्रॉ करनी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट है। ये टाइम टू टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग मिलती है और इसमें ये स्टेटमेंट वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। इनमें कई ट्रेन प्रोफेशनल्स जुड़ के काम करते हैं और यही लोग हमें बताते हैं कि कौन से यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हमें यूज़ करने हैं टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So uniform set of practices and rules to be used to draw financial statements। मतलब कि हमारे गैप्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उन सब के बाद हमारे पास जो टर्म आया वो आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
ये वो स्टैंडर्ड हैं जो रिटन फॉर्म में हमें टाइम टू टाइम एवरी चेंज, जो हमारा लेटेस्ट चेंज है उसके बारे में हमें बताते रहते थे। और इसमें कई इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर बनते हैं, और ये हमें वो प्रैक्टिसेस बताते हैं जिसको यूज़ करके हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करके हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। डन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि नेचर क्या है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो राइट इट डाउन। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें कुछ नॉर्म्स बता देते हैं। इट प्रोवाइड अस सम नॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कि कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करनी है, कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करने हैं। तो ये हमें एक सेट ऑफ रूल्स बता देते हैं कि हमें अपने बिजनेस को कैसे करना है, हर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हमें अपने एसेट्स को हिस्टोरिक कॉस्ट पे लिखना है या फिक्स्ड कॉस्ट पे लिखना है। तो ये वो आइटम है, ये वो एक मेथड है जिसके बेसिस पे हमें अपने बिजनेस में एक सेट ऑफ रूल्स पता चल जाते हैं कि हमें वही रूल्स को अप्लाई करके अपने बिजनेस को चलाना है, हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। देन जब हमारे पास ये सेट ऑफ रूल्स मिल जाते हैं तो उसके बाद जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने ही ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। हम अपनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये एक हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि हमारे पास हमारे अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख लो और उसमें हमारे पास सारे सोल्यूशन पता होंगे, सभी सोल्यूशन लिखे होंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो ये हमारे पास एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग सोल्यूशन है, जिससे हमें हर प्रॉब्लम का एक रिजॉल्व डिटेल्ड आंसर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हमें हर एक आइटम का एक प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता चल जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, they provide information to the users of financial statements as to the basis on which the financial statements have been prepared। तो ये information provide करता है to the users, information to the users। जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उन्हें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, किस फॉर्म में प्रोवाइड करनी है, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताएगा। देन लास्ट इज कि ये एक तरह का लॉ है। ये क्या है, लॉ। मतलब कि अकाउंटेंट को कैसे काम करना है, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, ये उसके लिए एक लॉ है। उसको बताया जाता है कि बिजनेस में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कैसे कौन सी एंट्री राइट डाउन करनी है। मतलब कि हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन बता दिया गया है, प्रॉपर हमारे पास कई रूल्स बता दिए गए हैं कि हमें इन्हीं रूल्स को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ लॉ जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता, उसे वही करना है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। उसकी मर्जी नहीं चलेगी। ये नहीं है कि यहाँ पे आज हमने ये वाला एसेट नहीं डालना है, अच्छा जी ये तो हम 10 रुपये का सामान लेके आए, हमें तो ये पोस्ट ही नहीं करनी है एंट्री हमारे बिजनेस में। नो, ईच एंड एवरी एंट्री विल बी रिटन डाउन इन अवर बुक ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहेगा वही होगा।
कई बार क्या होता है, हमारी ही बुक्स में कई एंट्रीज ऐसे आ जाती हैं कि इधर हमारे पास आ गए कुछ लॉसेस और इधर आ गए हमारे पास कुछ इनकम्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसे होते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हम ना प्रॉफिट में से लॉसेस माइनस करके ना एक नेट पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सपोज एक एग्जांपल है कि हमें लॉस हुआ है, हमारे पास एग्जांपल है कि हमें लॉस हुआ है फ्रॉम फायर, नहीं, लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज, और हमें हुआ है प्रॉफिट भी फ्रॉम एक्टिविटीज। तो हमने सोचा कि दोनों अलग अलग दिखाने की बजाय एक ही जगह पे इनका नेट कर देते हैं कि नेट जो हमारे पास इधर प्रॉफिट और लॉस है वही लिख देंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हमें इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेक करना है कि क्या ट्रीटमेंट है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि हमें लॉसेस को अलग से दिखाना है और प्रॉफिट्स को अलग से दिखाना है, कोई नेटिंग नहीं करनी, तो वी आर नेवर अलाउड टू डू द नेटिंग ऑफ एनी सच एक्टिविटीज़. So we have to follow the standards which we are given by the IASC board to do the financial statements, to make the financial statements. तो यहाँ पे हर एक आइटम के बारे में रिटर्न में प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है. तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टैंडर्ड्स के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से यूनिफॉर्म बन जाती है. जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म बन जाती हैं. हर बार सेम इंफॉर्मेशन सेम मेथड अप्लाई करके ही बनेगी. हम अपनी मर्जी से कोई और मेथड नहीं यूज़ कर सकते. सेकेंडली, ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल इंफॉर्मेशन बना देती है हमारी बिजनेस के रिकॉर्ड को एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन बना देती है जो कि वेरियस यूजर्स इसे यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, ये रिमूव करती है सभी बैड इफेक्ट्स को जो हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन से जो भी हमें डाइवर्स इफेक्ट मिलते थे उन सभी डाइवर्स इफेक्ट्स को ये रिमूव कर देती है, क्योंकि ये हमें एक वन शॉट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है. रिमूव द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ concepts and conventions. देन नेक्स्ट क्या है, इससे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो जाती हैं. रिलायबल एंड क्रेडिबल बन जाती हैं. हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं जिसके ऊपर एनीबडी कैन रिलाई, एनीबडी कैन ट्रस्ट, एनीबडी कैन टेक द लोन ऑन द बेसिस ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्रेडिबिलिटी मीन्स कि ये इतनी परफेक्ट हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है कि अगर किसी ने लोन लेना है तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर किसी बंदे ने हमारे से लोन लेना है, अगर किसी ने हमारी फर्म में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये जज कर सकता है कि हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं अच्छा कमाएंगी फ्यूचर में. अगर उसको दिख रहा है कि प्रॉफिट्स देखे कि ये तो कंपनी आगे जाके डूब जाएगी, वो कैसे देखेगा? इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा कि उसका लास्ट ईयर ये परफॉर्मेंस था, अब ये परफॉर्मेंस है. तो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको सही ढंग से दिखाने वाला जो मेथड है वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसपेरेंट कर देता है, कंपेरेबल बना देता है एंड कंसिस्टेंट बना देता है. जो एक बार मेथड अप्लाई कर रखा है वही हर बार होगा, अपनी मर्जी कोई नहीं चलेगी. सो
दिस इज़ अवर टुडेज टॉपिक इन विच वी हैव कवर्ड द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों आया? क्योंकि बहुत ड्रॉबैक्स थे गैप्स के कारण। फिर एक बोर्ड आया, IASC आया, उसके बेसिस पे हमें कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मिले। स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? ये हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करना कैसे है, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी कैसे हैं। देन लास्ट हमारे पास आया था कि नेचर क्या है, इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल बन जाती हैं। ये हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, ये हमारे यूज़र्स तक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक लॉ है, ये अकाउंटेंट्स को एक प्रॉपर एक लॉ है, उनका एक सब्जेक्ट है कि उन्हें काम करना कैसे है। इसमें हमें कई स्टैंडर्ड्स पहले ही डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ये हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल, कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड क्रेडिबल बना देता है। एंड इसी के बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन बना देते हैं। एंड द लास्ट वन, ये हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन में जो कमियां हैं उनको रिमूव करता है। सो this much is enough for today, and tomorrow we will discuss another topic. So complete your notebooks. See you tomorrow. Thank you.